तीसरा लड़का भी मर गया। इसको जब जब लड़का होता है तब तब उसकी मौत हो जाती है। 6 महीना साल भर से ज्यादा कोई लड़का ही नहीं टिक रहा है। अब तो एक ही चारा है, लगता है जरूर कोई भूत बाधा है, या तो फिर किसी ने काला टोटका किया है। एक काम करो, बिहार के हर्षुब्रह्म बाबा के मंदिर लेकर जाओ, अब वही इसे आशीर्वाद देंगे और लड़का होगा, वरना ये तो वंश आगे नहीं बढ़ा सकती। गाइस, ये कहानी विश्वास की है या अंधविश्वास की, ये आप पूरी सुनने के बाद डिसाइड करिएगा। मैं कहानी शुरू करता हूं। साल 1966, प्रनिया नाम की औरत, जिसकी लड़कियां तो जिंदा थीं, पर जब जब लड़का होता था उनकी मौत हो जाती थी। कोई भी लड़का 6 महीने से ज्यादा, साल भर से ज्यादा नहीं टिकता था। सबको लगा उसके ऊपर भूत बाधा है। तो किसी ने कहा कि हर्षुब्रह्म बाबा के मंदिर लेके जाओ, बिहार में इनका मंदिर है, कहते हैं भूतों का सुप्रीम कोर्ट है, वहां कोई भी टोटका है या फिर कोई भूत बाधा है तो वो खत्म हो जाएगी। जैसा जैसा लोगों ने बोला, प्रनिया ने वैसा किया। वो हर्षुब्रह्म बाबा के मंदिर गई, वहां पर उसने पूजा पाठ की और बाबा के आशीर्वाद से उसे लड़का हुआ। लड़का बड़ा हो गया, लड़के की शादी हुई। शादी होने के बाद जब उसकी औरत आई तो प्रनिया ने उससे बस एक बात कही, हर्षुब्रह्म बाबा का पूजा हमेशा करते रहना, उनकी पूजा कभी मत छोड़ना। उसकी बहू ने वो बात मानी और प्रनिया के हिसाब से जो उसकी बहू को लड़का हुआ वो भी हर्षुब्रह्म बाबा का ही आशीर्वाद है। साल 1994, यूपी का शहर कानपुर, मोहल्ला रामबाग। प्रनिया यहां पर अपने पति, अपने बेटे, अपने बहू और पोते के साथ रहती थी, एक छोटे से घर में। घर की बनावट भी बड़ी अजीब सी थी। एक बड़ा सा चबूतरा और चबूतरे से लगी 4 सीढ़ी। प्रनिया किराए के घर पे रहती थी। एक कमरा चबूतरे के राइट हैंड साइड पे था, एक कमरा चबूतरे के लेफ्ट हैंड साइड पे सीढ़ी से लग के। 2 कमरे में 5 लोगों का परिवार। इस समय प्रनिया की तबीयत सही नहीं है। 10:30 बजे रात को प्रनिया की बहू मिली, उसे पानी देने आती है। रात में सोने समय 1 लोटा पानी उसके सिरहाने पे रख देती है और फिर अपने बेटे को एक बार देखती है, प्यार से उसे चूमती है और वो वहां से निकलने वाली होती है, पर एकदम से रुक जाती है। वो देखती है कि प्रनिया अजीब अजीब सा चेहरा बना रही है, मानो अपनी बहू को चिढ़ा रही हो। मिली थोड़ी सी डर जाती है, तो वो उन्हें हिला के पूछती है कि अरे अम्मा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? ये ऐसे चेहरे क्यों बना रही हो? प्रनिया एकदम से हंसने लगती है। मिली का डर और बढ़ रहा है। अम्मा क्या हुआ, हंस क्यों रही हो, ऐसे मुंह क्यों बना रही हो अम्मा? प्रनिया बोलती है, हम ठीक हैं, हम ठीक हैं, क्या हुआ, जाओ जाके सो जाओ, काम हो गया सारा? तो मिली कहती है, हाँ हाँ काम हो गया, मेरा सारा काम हो गया। आप कुछ ये ऐसे मुंह बना, जाओ जाओ, कह दिया ना, जाओ सो जाओ, जाओ सो जाओ। मिली वहाँ से निकलने लगती है। घूम के एक बार फिर देखती है। वो एक बार को सोचती है क्यों नहीं अपने बच्चे को वहाँ से लेके अपने कमरे में लेकर चली जाए। वो अपने बच्चे की तरफ बढ़ती है, हाथ से अपने बच्चे को उठाने ही जाती है कि एकदम से एक हाथ आता है। ये हाथ प्रनिया का है। प्रनिया उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है। मिली डर के 2 कदम पीछे हो जाती है। प्रनिया उससे पूछती, क्या कर रही हो? मिली बोलती, कुछ नहीं, वही बाबू को देख रहे थे। क्या देख रही थी बाबू को? बोला ना जाओ सो जाओ, जाओ जाके सो जाओ, थक गई हो, हमारे पास सोया है, क्या दिक्कत है, जाओ।
मिली चली जाती है। मिली चली तो जाती है पर वो डर रही है। बार बार उसकी हरकतें, उसका वो चेहरा बनाना मानो मिली को बहुत ज़्यादा डरा रहा है। मिली जब बाहर आती है, चबूतरे के पास देखती है मोहल्ले की सुनसान सड़क। उसका डर और बढ़ रहा है। वो धीरे धीरे सीढ़ी से होते हुए अपने कमरे में जाती है। कमरे में जाती है, अपनी लाइट बंद करती है और अपने आदमी को कहती है कि थोड़ा सा खसक जाओ, हमें भी लेटना है। नींद में ही उसका आदमी खसक जाता है और वो लेट जाती है। पर उसकी आंखें बंद नहीं हो रही हैं, क्योंकि जब जब आंखें बंद कर रही है उसके सामने प्रणिया का वो चेहरा नाच रहा है। उसे ना नींद आ रही है, ना वो सो पा रही है। वो अपने बच्चे को लेके भी घबरा रही है, जिसके चलते वो बिस्तर पर बार बार करवटें बदल रही है। उसका आदमी एकदम से बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? सो जाओ। इतना सुनने के बाद मिली कहती है, हाँ हाँ, हम सो जाते हैं, सो जाते हैं। वो भगवान का नाम लेती है और आंखें बंद कर लेती है। 10 मिनट हुए होंगे, एकदम से मिली को एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। वो डर से उठ जाती है, पर अब उसमें हिम्मत नहीं है कि वो नीचे जाए। वो डर रही है। वो अपने आदमी को उठाती है, ए जी उठो उठो उठो, देखो कोई बच्चा रो रहा है। बाबू तो रो तो नहीं रहा है, बाबू रो तो नहीं रहा है, जाओ जाके देखो एक बार नीचे, एक बार जाके देख लो, नीचे जाके देख लो एक बार बाबू को। उसका आदमी नींद से सीढ़ी से होते हुए प्रणिया के कमरे में जाता है। वो देखता है बाबू और प्रणिया दोनों प्यार से सो रहे हैं। वो चुपचाप ऊपर वापस आ जाता है। मिली उससे पूछती है, क्या हुआ, बाबू ठीक है? तो वो झेंप के जवाब देता है, अरे यार सो जाओ तुम, बिना मतलब दौड़ा रही हो ऊपर से नीचे, कोई नहीं रो रहा है, सो जाओ चुपचाप। मिली को वो आवाज़ तो आ रही थी, पर क्योंकि उसके आदमी ने कह दिया कि सब कुछ नॉर्मल है, तो वो मान लेती है कि सब कुछ नॉर्मल है और वो सो जाती है। दोनों ही गहरी नींद में सो रहे हैं। घड़ी 12 के कांटे को बस छूने ही वाली है। तभी एकदम से फिर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ शुरू होती है। इस बार आवाज़ और ज़्यादा दर्दनाक है। इस बार मिली अपने आदमी को नहीं उठाती। मिली हिम्मत जुटाती है और सोचती है कि हम खुद जाएंगे। मिली धीरे से दरवाज़ा खोलती है, एक एक कदम करके सीढ़ी से नीचे उतरती है। वो दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं कर पाती प्रणिया का, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डरी हुई है। वो धीरे से खिड़की खोलती है, खिड़की से अंदर झांकती है। झांक कर देखती है तो प्रणिया और बाबू दोनों सो रहे हैं। पर बच्चे के रोने की आवाज़ अभी भी क्यों आ रही है? मिली चबूतरे से होते हुए सड़क की ओर कभी दाएं कभी बाएं देखती है कि कहीं किसी के घर से वो आवाज़ ना आ रही हो। रोड पूरी सुनसान है, मोहल्ले की सड़क पूरी सुनसान है, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही। पर उस घर से आवाज़ आ रही है, किसी बच्चे के रोने की। मिली को नहीं समझ आ रहा है कि अगर बाबू नहीं रो रहा है तो फिर रो कौन रहा है। उसका डर अब और बढ़ते जा रहा है। मिली धीरे धीरे कदम लेके सीढ़ी से होते हुए अपने कमरे में वापस आती है। वो मटके से पानी निकालती है, एक गिलास पानी पीती है, पर उसका डर अभी भी खत्म नहीं हुआ। पर एकदम से उस बच्चे के रोने की आवाज़ खत्म हो गई। अब कोई आवाज़ नहीं है। मिली अपने अगल बगल देखती है। वो सोचती है कि वो अपने आदमी को कुछ बताए, पर उसका आदमी बेसुध सो रहा है। उसे नहीं पड़ी कि मिली के साथ क्या हो रहा है। मिली को लगता है क्यों ना मैं गायत्री मंत्र पढ़ लूं, क्या पता मेरा दिमाग शांत हो जाए।
और मुझे नींद आ जाए। मिली ऐसा ही करती है। मिली गायत्री मंत्र पढ़ती है और फिर चुपचाप तकिया लगा के सो जाती है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, मिली को पूरे आधे घंटे हो चुके हैं और अब वो आराम से सो रही है। तभी एकदम से खींच के एक तमाचे की आवाज आती है और मिली एकदम से उठ जाती है। मिली फटाक से लाइट ऑन करती है, वो अपने गाल को छू रही है और वो अपने आदमी को चिल्ला के बोलती है कि उठो 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 उठो, अम्मा नहीं बचेंगी। ये बात सुन के उसका आदमी चौंक जाता है। क्या बोल रही हो? इस बार मिली डरी नहीं है। इस बार मिली गुस्से से कहती है, अम्मा नहीं बचेंगी, जाओ यहां से, जाके उन्हें देखो। ये बात सुन के उसका आदमी दौड़ते हुए नीचे जाता है। सीढ़ी से उसका पैर स्लिप होने वाला होता है, पर जैसे तैसे अपने को संभालते हुए वो कमरे की ओर जाता है और वो जब देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। प्रणिया अलग अलग तरीके से मुंह बना रही है, उसकी आंखें उल्टी हैं और उसने अपने पोते को जकड़ के रखा हुआ है। ये देख के प्रणिया के लड़के की हालत खराब हो जाती है। वो जैसे तैसे पहले अपने लड़के को उससे छुड़ाता है और फिर बोलता है, अम्मा क्या हुआ, अम्मा क्या हुआ, ठीक हो? और एकदम से उसकी आंखें उल्टी हुई हैं, वो चेहरे बना रही है और वो एकदम से चुप है। वो कुछ बोल नहीं रही, बस वो हाथ पैर मार रही है। उसका आदमी एकदम से डर जाता है। उसको सिर्फ और सिर्फ एक बात सुनाई दे रही है, मिली की वो बात, अम्मा नहीं बचेंगी, जल्दी करो, अम्मा नहीं बचेंगी, जल्दी करो। वो ना आओ देखता है, ना ताओ, फटाफट एम्बुलेंस बुलाता है और अपनी माँ को लेके निकल जाता है। प्रणिया के अस्पताल जाने के बाद मिली अपने बच्चे को सीने से लगाकर बैठी हुई है और उसके कान में बस एक आवाज़ गूंज रही है, अम्मा नहीं बचेंगी, अब पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हें इस घर को संभालना होगा। मिली को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसको ये तमाचा किसने मारा, उसको ये बात किसने कही, उसे किसने आगाह किया कि प्रणिया की तबीयत खराब होने वाली है। ये सोचते समझते आधा घंटा बीत गया था। तभी एकदम दूर से एम्बुलेंस की आवाज़ आती है। धीरे धीरे वो आवाज़ और बढ़ रही है। आवाज़ बढ़ते 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 एकदम से प्रणिया के घर के सामने रुकती है। एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुलता है। मिली का आदमी प्रणिया को गोदी में लिए बाहर निकलता है और मिली की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अम्मा नहीं बची। मिली को झटके से ज़्यादा अब डर लग रहा है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। आधे घंटे पहले उसे जिस चीज़ के बारे में बताया गया वो घट गई। रोना धोना शुरू होता है और मिली इन सब में ये सारी बातें भूल जाती है, पर कहीं ना कहीं उसके जहन में ये बातें थी। प्रणिया के 13वीं के दिन जो फैमिली के पंडित रहते हैं, मिली मौका देख के उनके पास बैठती है और जिस रात प्रणिया खत्म हुई थी, मिली पूरा का पूरा वाक्या वैसे का वैसा ही उसे सुना देती है। पंडित जब मिली की पूरी बात सुनते हैं तो मिली की तरफ देखकर बस एक बात कहते हैं, हर शुभ्रम बाबा, इनकी पूजा कभी नहीं रुकनी चाहिए। प्रणिया का उन पर अटूट विश्वास था। वही थे जिन्होंने तुम्हें तमाचा मारा, वही थे जिन्होंने तुम्हें आगाह किया कि प्रणिया अब नहीं रहेगी। मिली एकदम से बोलती है और वो बच्चे की आवाज, जो वो बच्चा रो रहा था, वो कौन था?
वो बच्चा तुम्हारा पति था। वो रोने की आवाज तुम्हारे पति की है, क्योंकि वो अपनी मां से बिछड़ने वाला था। उस दिन के बाद से आज तक प्रज्ञा की बहू हर्षुब्रह्म बाबा की पूजा करते आ रही है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि यह कहानी अंधविश्वास की है या एक फैमिली के हर्षुब्रह्म बाबा में विश्वास की। तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ और देखते रहो अभिषेक दुबे स्टोरीज। मैं फिर लौटूंगा एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। थैंक यू।